यानी वर्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वर छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ऋषि छोटी बड़ी, छोटा बड़ा। मूल या स्वर कितने होते हैं, 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7। युक्त स्वर ओम प्राण, इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता था। ऐसे आयोग व स्वर, ऐसे क्या है, अनुस्वार और विसर्ग आए। अनुस्वार और विसर्ग को आयोगा कहते हैं। वर्णों की दोनों श्रेणियों में किसी के साथ जाति योग नहीं है, इसीलिए इन दोनों ध्वनियों को आयोगा कहते हैं। ना तो स्वर के योग से ना व्यंजन से, अतः अयोग्य। फिर भी अर्थ वहन या वहा करते हैं। ऐसे ही जो मूल अगर हम किसी व्यंजनों की बात करते हैं तो मूल व्यंजन कितने हैं, 33 है। मूल व्यंजन कितने, 33। एक तो ये 25 ये हो गए, 4 6 8 4 12 और 25 कितने हो गए, 12 ये हो गए और 25 ये। जैसे क ख ग घ ञ, ठीक है। जैसे च छ ज झ, ठीक है। और जो क्या है, यानी तालब व्यंजन है। कौन सा तालब, जैसे ये क्या मूर्धन्य व्यंजन है। ये ठाठारी धर्म, ये क्या है, दंतव्य, क्या है, दंतव्य व्यंजन है। कौन सा, दंतव्य व्यंजन। जैसे पापड़ी फाफन बावत्री भगवती मावसी, ये क्या है, ओष्ठ व्यंजन है। कौन सा है, ओष्ठ व्यंजन है। कौन सा, ओष्ठ व्यंजन। जैसे यायक रागड़ लालडू वावती, क्या है, यानी अंतस्थ व्यंजन। कौन सा, अंतस्थ। ऐसे ही श वाले यानी शासनगम शासकम शासकेरा हार, क्या है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म छात्र यह क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ये कितने हो गए, 25 36 12 और ये, ठीक है। यानी मूल व्यंजन संयुक्त व्यंजन मूल में नहीं आएंगे, यानी 8 और 25 33 हो गए। संयुक्त व्यंजन 4। ऐसी त्र और जी श्र, ऐसे ही र क्या उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन है। क्या है, द्विगुण यानी उत्क्षिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन है 2। ये भाषा की न्यूनतम इकाई, वाक्यों की न्यूनतम इकाई पद है। वाक्यों की जो न्यूनतम इकाई, भाषा की न्यूनतम इकाई भाषा किससे लिखी जाती है, वाक्य से। और वाक्यों की न्यूनतम इकाई क्या है, पद है। पद या शब्द कहेंगे, पद कहेंगे या शब्द कहेंगे। और शब्दों की न्यूनतम इकाई क्या है, वर्ण है। वर्णों का स्वरूप, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है अनाशवान, अक्षर यानी जिसका क्षर, यानी अनाशवान यानी जिसका क्षर नहीं हो सके, नाश नहीं हो सके। अतः वर्ण क्या है, अखंड या मूल ध्वनि का नाम है। अखंड या मूल ध्वनि का अतः वर्ण है। वर्ण अखंड या मूल ध्वनि का नाम है, अर्थात किसी भी शब्द का वह खंड, किसी भी शब्द का वह खंड जिसका अन्य कोई खंड या विभाजन नहीं किया जा सके, वर्ण कहलाता है। जिसका क्या नहीं, खंड नहीं किया जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको क्या कहते हैं, वर्ण। संक्षिप्त में वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कानों का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे छोटा, बड़ी, व, च, क इत्यादि। प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं। प्रत्येक भाषा में क्या होते हैं, कई वर्ण होते हैं। कई वर्ण होते हैं। मूल रूप से हिंदी भाषा में 52 और अभी एक विशिष्ट वर्ण 53 आ गए हैं, ठीक है। यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। बेवर्ण, ठीक है। बेवर्ण जिनके स्पष्ट उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता न हो, अर्थात बिना किए अवरोध, यानी बिना किसी अवरोध या बाधा के इसका उच्चारण है
यानी क्या है, यानी स्वर या अच कहते हैं। क्या ये क्या है, ये स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते, स्वतंत्र होते हैं। इसके बाद स्वर का स्वर्गों का वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो मात्रा के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कौन सा, स्वर या मूल स्वर, जिन व्यंजनों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा, छोटी, छोटा, ऋषि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें क्या, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। बराबरी, बढ़ाऊ, बढ़ाऊ और छोटी है, बड़ी है, छोटा हो, बढ़ाऊ। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। 7 से 11। जैसे छोटा, बड़ी और छोटा, बड़ा, बड़ी और बढ़ाऊ। कैसे सजाती है, कैसे सजाती है, यानी खुद से बनना। जैसे विजातीय या संयुक्त की बात करते हैं। ये कितने को 3 हो गए, 3 और 4, 7, ठीक है। और विजाती कौन से हो गए, विजाती की यानी अ और ई, अ और छोटी है, अ छोटा हो, अ और ऊ, अ और छोटा ओ, ठीक होगा, बड़ा होगी। 4 हो गए, ठीक है। और ये 3 है, ये 3 कौन से हो गए, ये 3 हो गए सजाती स्वर। कौन से, सजाती स्वर। ये कौन से हो गए, मूल स्वर। कौन से हो गए, मूल स्वर हो गए। इसी लुप्त स्वर कौन से हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, लुप्त स्वर कहते हैं। हालांकि मानक हिंदी में 2 ही स्वर, ह्रस्वर और दीर्घ स्वर को मान्यता प्राप्त है। अगर हम जीवा के आधार पर जीव की ऊंचाई, मुख के खुलने के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ये यानी कौन से मुख्य, यानी जीव की ऊंचाई या मुख के खुलने के आधार पर विव्रत, अविव्रत और समव्रत और कौन से अर्धसमव्रत। समव्रत है समान शादी, ठीक है। तो शादी में क्या, सुई, तो दोनों ऊ और ई, सुई। और आदि शादी में अगर कोई तो कैसे बोलते, ओए, छोटे ओए, छोटे बच्चों, ओए छोटे बच्चों। तो अर्धसमव्रत शादी की बात हो रही है। ऐसी ब्याह, ठीक है। विव्रत एकदम गोल सा लग रहा है तो क्या है, आ। और जो बच्चे कौन से बच्चे, बड़ी, इनके दोनों बड़े और छोटा नहीं आया था वो, तो क्या हो गए, अर्धविव्रत हो गए। तो जीव के उत्थापन या ऊपर उठते हुए बात के आधार पर अगर हम बात करते हैं, जीव के उत्थापित या ऊपर उठते हुए भाग के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो कौन से, अग्रस्वर। कौन से अग्रस्वर कौन सा होगा, छोटा ई, बड़ा ई, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी ए, ये हो गए। जैसे केंद्रीय या मध्य की बात करते हैं तो छोटा हो गया, छोटा कौन सा हो गया। अब इसमें भी तो ई है, और ई से तो मिलकर बनेंगे, बिल्कुल। जैसे ई वाला जो छोटा कौन सा हो गया, मध्य हो गया, मध्य स्वर हो गया। अश्व स्वर कौन सा हो गया, बड़ा हो गया। छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो गया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ये कौन सा हो गया, पश्य हो गया। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ऊँट की स्थिति के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो यानी क्या है, यानी अव्रतमुखी, यानी प्रसृत या अवरलुप्त, ठीक है। ऐसी वर्तुल या क्या है, व्रतमुखी, व्रत बनना, व्रत गोल व्रत, गोली जैसा नहीं बनना। तो छोटा हो, बड़ा हो, छोटे ओ किस में बनेगा, छोटा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो।
इनमें बनेगा। ठीक है, और कौन सी हो गए? अव्रतमुखी। अव्रतमुखी में कौन सी हो गए? अव्रतमुखी में हो गया यानी छोटा ई, दोनों ई, और छोटी है बड़ी है दोनों हो गई। ठीक है, और अर्ध की अगर हम बात करें तो बड़ा आ में क्या होता है? आधा मुँह खुलता है। क्या पता है? आधा मुँह खुलता है, उसे आधा मुँह खुलता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सी? अर्ध व्रतमुखी, अव्रतमुखी, अर्ध व्रतमुखी। अव्रत इनमें मुँह खुलता ही नहीं, इसमें आधा खुलता है। आ ओ। ठीक है, इनमें मुँह खुलेगा, एकदम गोल बन जाएगा, गोली जैसा। इनको बोलेंगे तो इसमें आधा खुलता है। ई, इनमें नहीं खुलता है। ऐसी जीव के तनाव के आधार पर अगर हम बात करें, जीव के तनाव के आधार पर, तो शिथिल की बात करते हैं। छोटी और छोटा ऊ, छोटी और छोटा ऊ, इसको तो शिथिल हो गए। शिथिल, छोटी, छोटा ऊ। कठोर कौन सी हो गई? कठोर, बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ, ये कौन सी हो गए? कठोर हो गए। शिथिल ये हो गए, कठोर ये हो गए। उच्चारण के आधार पर भी अगर हम बात करते हैं, उच्चारण के आधार पर छोटा बड़ा और विसर्ग इसमें कंठ में आएंगे। ताल में कौन सी आएंगे? ई, छोटी, बड़ी। ठीक है, इसके बाद अगर हम मूर्धन्य की ऋषि मूर्धन्य में आएगा। उष्ट में छोटा ऊ, बड़ा ऊ आएंगे। और अनुनासिक या अनुस्वार की बात करते हैं तो ये अनुस्वार में ये आएगा, अनुनासिक में ये दोनों आएंगे। ठीक है, अनुस्वार में कौन सा? बिंदी। ऐसे कंठ तालब, छोटी है बड़ी है किसमें आएंगे? कंठ और तालब, कंठ तालब में आएंगे। कंठोष्ठ में कौन से आएंगे? तो ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ, छोटा ओ बड़ा ओ किसमें आएंगे? कंठोष्ठ में आएंगे। किसमें? कंठोष्ठ में आएंगे। इसके बाद जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता की संभव नहीं होता है, वे क्या है? व्यंजन वे वर्ण के अंतर्गत आते हैं तथा इनमें अस्वर छिपा रहता है। हिंदी वर्णमाला के शेष स्वर को निकाल देने पर शेष वर्ण व्यंजन व्यंजनों में अस्वर इस प्रकार होता है, जैसे क, घ, अगर इनमें स्वर अ को निकाल दें तो व्यंजन हलंत के रूप में हो जाते हैं। ठीक है, यानी स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वरों पर आधारित होते हैं। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। कितनी है? 33 है। इसके बाद केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार वर्तमान में व्यंजनों की कुल संख्या 40 है। कितनी है? 40 है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार मूल व्यंजन कितने? 33 और जैसे कितने? 40 हो गए। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में, ठीक है, ल वर्ण को स्थान दिया गया है और व्यंजनों की निम्नलिखित 3 श्रेणियां हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। वे वर्ण जो कंठ, ताल, दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य स्थानों के स्पर्श की सहायता से बोले जाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन अलग अलग उच्चारण स्थान होने के कारण कई वर्ग में बटे होते हैं। वस्तुतः हम इन्हें क्या है?
वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को पांच व्यंजनों के व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए गए हैं, जो क, च, ट, थ, प वर्ग में विभाजित हैं। अतः स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। ये 25 है। क वर्ग क, ख, ग, घ, ञ, इनका क्या कंठ से उच्चारित होते हैं। च, छ, ज, झ, ञ ताल से उच्चारित होते हैं। ट, ठ, ड, ढ, र मूर्धा से उच्चारित होते हैं। त, थ, द, ध, न दंत से उच्चारित। प, फ, ब, भ, म ये किससे होते हैं? ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण जीभ, ताल, दांत और ओठ को सटाने से होता है, परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। य, र, ल, ब। य, र, ल, ब इनका उच्चारण किसी जीभ से, ताल से, कंठ से और ओष्ठ को सटाने से होता है, परंतु कहीं भी क्या है? पूर्ण स्पर्श नहीं होते। अतः इनको क्या कहते हैं? अतः इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और य और व पहला और लास्ट य और व अर्ध स्वर होते हैं। कौन से अर्ध स्वर भी होते हैं कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन वर्गों का उच्चारण घर्षण या रगड़ना फलस्वरूप उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जैसे स और ह। ऐसे व्यंजनों के उपरोक्त प्रकारों के आधार पर हमें व्यंजनों की उत्पत्ति, स्थान, समूह आदि का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परंतु इसे सहज मानने के लिए व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर भी किया गया है। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर, इसका उच्चारण के आधार पर स्वर तंत्र का मुखी यानी उच्चारण के आधार पर भी अगर हम बात करते हैं, स्वर तंत्र का मुखी, ठीक है, यानी व्यंजनों का वर्गीकरण किसके? उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो स्वर तंत्र का मुखी यानी काकल्य या काकल्य, ठीक है, यानी स्वर तंत्र। ऐसे कंठ क, ख, ग, घ, ऐसे तालव च, छ, ज, झ और यश और ट, थ, द, ध और श, र दंत क, थ, द, ध, न ल, श और ज भी इसी में आएगा। अ, फ, ब, भ, म ऐसे ही दंत और ओष्ठ, दांत से और ओष्ठ से दांत और ओष्ठ, ब और फ क्या है? दंतोष्ठ। क्या है? दंतोष्ठ। दंत्योष्ठ क्या है? व, फ व है और कौन सा है? फ है। फ ऐसे वत्सर व्यंजन कौन सा है? न, च, ल, र, ज नस्लरज। ऐसे दंत्योष्ठ ये क्या है? दंत और ओष्ठ से बोले जाते, दांत से और ओष्ठ से। वो है कौन सा? वो और फ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी बाड़ों का स्थान की अगर हम बात करते हैं तो यानी नासिका या नासिकी की बात करते हैं तो
जितने भी पंचम वर्ण होते हैं वो नाक से, दांत से, कौन से दांत से, त वर्ग और ल दंत ओष्ठ से व, दंत से और ओष्ठ से कौन सा बोलेगा वो, ओष्ठ से छोटा बड़ा और प वर्ग और ओष्ठ कंठ से, कंठ ओष्ठ से और कंठ से कौन से है छोटा ओ बड़ा और मूर्धा से ट वर्ग और श और ऋषि, ऐसी तालब्य या तालब छोटी बड़ी च वर्ग और यश 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 कौन सा यश छोटी बड़ी और च वर्ग कौन सा च वर्ग और यश, ऐसी कंठ कंठ ताल कौन सा कंठ और ताल छोटी है बड़ी है, छोटी है और बड़ी है, छोटी है और कौन सी बड़ी है, ऐसे कंठ कंठ से कौन छोटा बड़ा और अंग क वर्ग और ह, क वर्ग और ह, विसर्ग और ह कंठ से बोले जाते हैं। इसे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर अगर हम बात करते हैं, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर यानी अभ्यंतर प्रयत्न, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर यानी सबसे पहले कौन से होंगे स्पर्श, कौन से होंगे स्पर्श क ख ग घ और ये कौन से होंगे स्पर्श हो गए, कौन से स्पर्श और स्पर्श संघर्षी कौन से हो गए छ वाली लाइन, ठीक है छ वाली लाइन छ छ ज झ, ऐसे ऊष्म संघर्षी ऊष्म संघर्षी ऊष्म संघर्षी ये ऊष्म व्यंजन, ऐसे ही पार्श्विक उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, ठीक है यानी पार्श्विक ल, लुंठित प्रकंपित र, उत्क्षिप्त ल अर्ध व्यंजन जैसे य और व, अनुनासिक पंचम, इसे भी पंचम उच्चारण प्रयत्न ये दिखा है अभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर, ऐसे वाहे प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न की कुछ वाहे प्रयत्न के आधार पर, यानी और इसके बाद घोष या सघोष, इन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका आपस में टकराती है और झंकृत उत्पन्न करती है, वे क्या है वे घोष वर्ण कहलाते हैं, लेकिन से घोष वर्ण कहलाते हैं। स्वर तंत्रिका आपस में टकराती है और झंकृत उत्पन्न करती है, वे क्या है घोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा है और सभी जैसे हो गए सभी स्वर हो गए, द्विगुण हो गए, कौन सी द्विगुण, सभी स्वर और द्विगुण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ह इसे घोष ठीक है, तो हम घोष है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कैसे याद करेंगे घोष, ठीक है, तो घोष तो यानी ज र ल व, ये कौन से अंतस्थ व्यंजन है, कौन से अंतस्थ व्यंजन है, कौन से अंतस्थ व्यंजन तथा ह कैसा है घोष वर्ण, ठीक है कहलाते हैं, कैसा घोष वर्ण है, कौन सा है घोष वर्ण है, ठीक है। तो यानी इसमें क्या नहीं है अ, जैसे ये वाले हैं अघोष, अघोष में अ आ रहा है तो
मतलब कौन से नहीं जाएंगे, इनमें अंतस्थ व्यंजन अ से शुरू होने वाले कौन से स्वर और कौन से अंतस्थ व्यंजन भी जाएंगे नहीं। तो क्या है, जाएंगे नहीं से, जाएंगे नहीं, नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे तो तीसरी चौथी पांचवी ये हो गए। ऐसे अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन न हो, अर्थात केवल श्वास की आवश्यकता हो, भी अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा श श श स स श अघोष वर्ण है। कैसे अघोष वर्ण है, प्रथम और द्वितीय, कौन सा प्रथम और द्वितीय की बात। इसके बाद प्राणता के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है तथा हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, इन्हें क्या है, अल्प प्राण कहते हैं। हकार की ध्वनि क्या है, सुनाई नहीं पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम और अंतस्थ, दूसरे अंतस्थ हो गए और सभी, अंतस्थ हो गए और सभी हो गए, अंतस्थ हो गए और सभी कौन से हो गए, स्वर हो गए, ठीक है। अंतस्थ सभी स्वर यानी क्या है, यानी जो अघोष है, अघोष है वो कैसे महाप्राण है, अघोष कैसे महाप्राण जैसे, अघोष कैसे महाप्राण जैसे है। इसमें हाँ और आ जाता है, हाँ और आ जाता है। इसमें क्या था, ठीक है, इसमें स केवल 3 थे, हाँ नहीं था, क्या था, हाँ नहीं, ठीक है। तो ऐसे मह में भी तो हाँ आ रहा है, मह में भी तो क्या आ रहा है, हाँ आ रहा है, मह में हाँ आ रहा है तो मतलब हाँ इसी में आएगा, हाँ किसमें आएगा, इसी में, ठीक है। तो ऐसे याद करना, जिन वर्णों के उच्चारण में कम यानी पहला, तीसरा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन यह लगभग सभी स्वर और अल्प है। कुल संख्या इनकी कितनी, 31 है, कितनी 31। ऐसी महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है, हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसमें हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है, इसमें अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक वर्ग की द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और ऊष्म, जैसे ऊष्म ध्वनि, ऊष्म है और ऋ, ठीक है, उनसे है ऋ, ठीक है। ढक्कन यानी महान आदमी को ये क्या होता है, ढक्कन होता है, महान आदमी क्या होता है, ढक्कन। और छोटे आदमी को डमरू, छोटा आदमी कैसा है, डमरू जैसा है, डमरू जैसा है, छोटा आदमी कैसे डमरू, बड़ा आदमी कैसे ढक्कन, बड़ा आदमी क्या है, ढक्कन जैसा ढक्कन। ऐसे ही अनुस्वार एवं अनुनासिक सामान्यतः हम कई बार क्या है, अनुस्वार और अनुनासिक को देखकर शैली में एक जैसे लिख देते हैं, जो व्याकरण और उच्चारण की दृष्टि से उचित नहीं है। हालांकि अनुस्वार और अनुनासिक की ध्वनि कुछ हद तक समान होती है, परंतु ध्वनि वास्तविक रूप से एक दूसरे से अलग होती है, इसलिए अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग लेखन शैली में अत्यधिक सावधानी से करना अनिवार्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से अधिक
और नाक से कम वायु निकलती है। मीन्स कह देखो नाक से क्या है, कम वायु निकलती है। नाक, चांद, चांदनी, चिड़िया, गाँव, आंसू आदि। वही अनुनासिक के विपरीत अनुस्वार में मुंह से कम और नाक से अधिक सांस निकलती है। नाक से क्या है, अधिक, यानी मुख। इसके विपरीत क्या है, यानी इसमें क्या है, उच्चारण में मुख से अधिक और नाक से कम निकलती है। इसमें अनुनासिक में। जब वहीं इसके विपरीत अनुस्वार में मुख से कम और नाक से अधिक सांस निकलती है। शंख, मध्य, छंद, तंच आदि। अनुनासिक स्वर की विशेषता है कि इसमें चंद्र बिंदु लगता है। वहाँ अनुस्वार जो कि एक व्यंजन ध्वनि है, वर्णों पर बिंदु लगाकर यह अपना विशेषता को प्रकट करता है। ठीक है, विशेषता को प्रकट करता है। हिंदी के तद्भव रूपों में अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु लगाकर होता है। अनुनासिक का प्रयोग क्या है, चंद्र बिंदु लगाकर होता है। पर तत्सम शब्दों में क्या है, अनुस्वार लगता है। जैसे दंत से दांत, ऐसे अंत से आंत, ऐसी हलंत हल या हलंत। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण छोटा आ स्वर के साथ मिलकर बनाए। हालांकि छोटा स्वर छिपे रूप में होता है। इसके अभाव से व्यंजन का आधा हो जाता है। इसके अभाव से व्यंजन आधा हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम व्यंजन वर्णों को लिखते समय चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वह क्या है, हलंत चिन्ह होता है। क्या है, हलंत चिन्ह होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण जो बिंदु है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। और जो वर्णों में स्वतंत्र हो उन्हें स्वर कहलाते हैं। मानक हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या 11 है। कुल संख्या कितनी है, 11 है। लेकिन यूपी पुलिस के एग्जाम में 13 भी मान ली गई है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। उच्चारण के आधार पर री को छोड़कर। ओफ एक आगत स्वर है जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है, व्यंजन कहते हैं। हिंदी मूल रूप से हिंदी में 52, लेकिन केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के वर्तमान में 53 वर्ण एक विशिष्ट व्यंजन है। ऐसे पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल रूप से वर्णों की संख्या कितनी है, वर्ण 53 होते हैं। 43 होते हैं, कितने 43 होते पूरे होते हैं। री में स्वर और व्यंजन का मेल है। री में क्या है, री में क्या है, स्वर और व्यंजनों का मेल है। स्वर का और व्यंजन का मेल है। स्वर का और व्यंजन का मेल है। आयोगवाद की अगर हम बात करते हैं, आयोगवाद तो ये है अंग, छुटी अंग। और ये हर स्वर को एक मात्रिक और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त, द्विगुण, तारंजात क्या है, द्विस्पष्ट व्यंजन, यानी द्विस्पष्ट व्यंजन क्या है, उत्क्षिप्त। ठीक है, उत्क्षिप्त हो गया। ठीक है, द्विगुण हो गया, तारंजात हो गया, या द्विस्पष्ट व्यंजन हो गया। ठीक है, ये क्या है, र है। हिंदी में पंचाक्षर की संख्या है 5। पंचाक्षर की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, कितनी है, 5। ऐसे अर्धस्वर कौन सी, अर्धस्वर या वह है स्पर्श व्यंजन या पंचम वर्ग
के व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन की अगर बात करते हैं, इसकी स्पर्श व्यंजन या पंचम वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद नागरी प्रचारिणी सभा हिंदी, काशी हिंदी प्रचार की सबसे पुरानी संस्था है। नागरी प्रचारिणी सभा है, काशी हिंदी प्रचार की सबसे पुरानी संस्था है। बाल गंगाधर तिलक ने देवनागरी के प्रचार को राष्ट्रीय आंदोलन कहा। देवनागरी के प्रचार को राष्ट्रीय आंदोलन, विनोबा भावे ने देवनागरी को लोकनगरी की संज्ञा दी, विनोबा भावे ने। ऐसे ही नागरी लिपि का उद्भव 8वीं और 9वीं सदी में माना जाता है। ऋषि को छोड़कर अन्य छोटी अंग और बड़ी अंग के साथ सभी स्वरों के परस्पर मिलाव 12 खड़ी कहलाते हैं। ऋषि को अगर हम छोड़ दें, ऋषि को छोड़कर छोटा अंग और बड़ा अंग के साथ स्वरों के परस्पर मिलाप को 12 खड़ी कहते हैं। ऐसे ही तल बिंदु, नुक्ता या हफ अरबी फारसी क्या है, अरबी और फारसी की विशेषता है, अरबी फारसी की। ऐसे ही र क्या है, लुंठित व्यंजन है, र क्या है, लुंठित व्यंजन है र। और ल क्या है, फारसी व्यंजन है। और क्या है, उदासीन व्यंजन कहलाता है। ह का काकल व्यंजन या स्वर अंतकीय व्यंजन है। और श और ह संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अनुनासिक शब्दों के तद्भव रूपों में लगाया जाता है। अनुनासिक शब्दों के तद्भव रूपों में क्या है, लगाया जाता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को, स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। वर्ष 1967 में हिंदी मंत्रालय द्वारा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण शीर्षक पुस्तिका प्रकाशन हुई। शीर्षक क्या है, पुस्तिका प्रकाशित हुई। वर्ष 1967 में हिंदी मंत्रालय द्वारा हिंदी वर्तनी मानकीकरण शीर्षक पुस्तिका प्रकाशित हुई। संस्कृत की देवनागरी वर्णमाला में सम्मिलित ली को हिंदी व मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। को हिंदी व मानक वर्णमाला में क्या है, स्थान नहीं दिया गया है। संस्कृत की देवनागरी वर्ण में सम्मिलित इन वर्णों को क्या है, मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। हिंदी वर्तनी वर्ण, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन। ठीक है।